नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अपने लास्ट जो क्लासेस जो थी उसमें अंदर अपने कोशिका के बारे के अंदर पढ़ा था, जिसमें कोशिका के क्या क्या मेम्ब्रेन होती है, कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, कुछ जो बातें जो थी वो बाकी थी, जिसके अंदर अपने दूसरी स्लाइड के अंदर मैं लेके आया हूँ, जिसका नाम है कोशिकांग। ठीक है, कोशिकांग कोशिका के साइटोप्लाज्मा, जिसको बोला जाता है कोशिका द्रव्य के अंदर जो पाई जाने वाले कुछ संरचनाएं होती है, जिनको बोला जाता है कोशिकांग बोला जाता है। ये अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें कुछ झिल्ली वाले होते हैं। ठीक है, जिसमें झिल्ली वालों को भी दो भागों में बांटा है, अगर दोहरी झिल्ली वाले और एकल झिल्ली वाले। ठीक है, बाकी जो कुछ जो होते हैं जिनमें झिल्लियां नहीं पाई जाती, ठीक है, वो झिल्ली रहित होते हैं। तो कोशिकांग कौन कौन से हैं और कहाँ पाए जाते हैं, ये जिनके बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला जो कोशिकांग है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया 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 जिसका नाम माइटो से हुआ है। माइटो का मतलब होता है धागा। ठीक है, धागे जैसी संरचना होती है अंदर की तरफ, यानी कॉन्ड्रियन का मीन्स होता है यानी कण वाला, यानी धागे जैसा कण वाला ये संरचना होती है। अच्छा, सबसे पहले इसको खोज करने वाला जो था वो था कॉलिकर। कॉलिकर द्वारा पहली बार इसको कीटों के अंदर रेखित मांसपेशियां जो होती है, देखो मांसपेशियां जो होती है वो अलग अलग होती है, जिसमें रेखित होती है, अरेखित होती है और कार्डिक जैसे बोलते हैं अपन हृदय पेशियां होती है। ठीक है, तो रेखित पेशियों के अंदर इसको देखा गया था। ये वॉलेंट्री होती है, वॉलेंट्री यानी बोल सकते हैं अपना ऐच्छिक पेशियां होती है, जिसके अंदर उसने देखा था। कॉलिकर ने इसको खोज की थी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो था वो बेंडा ने दिया था, सी बेंडा द्वारा इसको नामकरण दिया गया था माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो खोज इसको की थी कॉलिकर ने, और इसको जो नाम दिया था वो किसने दिया था, बेंडा ने दिया था। अल्टमॉन ने इसको बायोप्लास्ट कहा था। ठीक है, अगर आ जाए कि अल्टमैन ने बायोप्लास्ट जो था वो किसने कहा था, तो अल्टमैन ने कहा था। ठीक है, और सिकेविटेज ने कोशिका का शक्ति ग्रह कहा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का शक्ति ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक साइट होती है, जो काम होता है वो होता है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन का काम होता है, श्वसन का। श्वसन का कार्य जो होता है, संपन्न जो होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसका नाम है, माइटो का मतलब होता है धागा और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है कण, यानी धागे और कण जैसी संरचना होती है ये, इसलिए इसका नाम क्या रखा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सबसे पहले इसको किसने खोजा था, कॉलिकर ने इसको डिस्कवर किया। कहां पे किया था, कीटों की रेखित पेशियों के अंदर। रेखित पेशियां जो होती है वो वॉलेंट्री होती है। ठीक है, और ये जो है उसको नाम जो दिया था वो सबसे पहले किसने दिया था, सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ऑल्टमैन ने इसको बायोप्लास्ट कहा था, और सिकेविटीज ने इसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहा था। ये इंपॉर्टेंट, एक तो खोज इसने किसने की थी, ठीक है, कॉलिकर ने, और नाम इसको किसने दिया था, बेंडा ने। ठीक है, और कोशिका का शक्ति ग्रह किसने किया था, सिकेविटीज ने इसको क्या बोला था, कोशिका का शक्ति ग्रह होता है, क्योंकि यहाँ पे बनती है एनर्जी, इसमें बनती है एनर्जी यानी ऊर्जा का उत्पादन होता है, और ऊर्जा का उत्पादन जो होता है वो एटीपी के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, एटीपी के रूप में। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला गया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है, जिसके अंदर आप देखोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी भित्ति होती है। तो आप देखो, पहले तो ये वाली भित्ति है, और अंदर की तरफ आप देखने जाओगे तो अंदर की तरफ भी और एक भित्ति है, ये जो कैसी हो गई है, वलित हो गई है। कैसी हो गई है, वलित है। ये वाली जो अंदर वाली भित्ति है वो कैसी है, वलित है। ठीक है, और ये बाहर वाली भित्ति है वो कैसी होती है, चिकनी होती है। तो दो मेम्ब्रेन होती है, एक तो आउटर होती है, एक इनर होती है। आउटर और दूसरी जो होती है वो इनर है। इसको बोला जाता है बाहरी भित्ति।
बाहरी भित्ति और ये होती है आंतरिक भित्ति। आंतरिक भित्ति, आंतरिक भित्ति जो होती है वो कैसी होती है, वलित होती है, फोल्डेबल होती है। कैसी होती है, वलित होती है। ठीक है, जो उंगली नुमा क्या बनाती है, संरचना बनाती है, जिनको क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिस्टी। तो आंतरिक भित्ति द्वारा बनाए गए उंगली नुमा उभारों को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिस्टी। ठीक है, तो अंदर वाली जो होती है वो कैसी होती है, वलित होती है और वो उंगली नुमा संरचना बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, क्रिस्टी बोलते हैं। अच्छा, फिर आप देखोगे कि इसके अंदर आपको कुछ ये भी मिल रहा है, धागे जैसी संरचना मिलती है। देखो, इसको बोला जाता है ये डीएनए। ये क्या है, डीएनए। अच्छा, तो एक चीज और इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, पावर हाउस तो वही है। ठीक है, दूसरी बात इसके अंदर है कि इसके अंदर खुद का डीएनए मिलता है। ठीक है, इसके अंदर क्या मिलता है, खुद का डीएनए है। ठीक है, तो दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये वाली है कि इसमें डीएनए पाया जाता है। ठीक है, डीएनए के अलावा इसके अंदर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। राइबोसोम भी पाया जाता है। ठीक है, ये डीएनए और ये राइबोसोम। राइबोसोम का जो टाइप होता है वो होता है 70S टाइप का, जो प्रोकैरियोटिक में होता है। देखो, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक तो 80S वाला और एक होता है 70S वाला। 70S वाला जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मिलता है और दूसरा जो मिलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलता है। और एक और होता है जिसको बोलते हैं प्लास्टिड, जिसको बोलते हैं वन्नक, उनके अंदर भी अपने 70S प्रकार का क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स के अंदर। तो और डीएनए, दूसरा जो डीएनए इसके अंदर मिल रहा है वो क्या है, जिसको बोला जाता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है, ये डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और दूसरा जो होता है वो लवक के अंदर पाया जाता है। फिर आप देखोगे जो क्रिस्टी जैसी संरचना है, जो उंगली नुमा संरचना है, वो इस तरह से है और इनके ऊपर जो कुछ कण पाए जाते हैं, इसलिए इसको कॉन्ड्रिया नाम दिया था। इसमें क्या पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। इन कणों को बोला जाता है, जैसे इसके अंदर डायग्राम में बताया गया आपको, ये कण जो है इनको बोला जाता है, इस तरह से ये कण दिखते हैं, इनको बोला जाता है F0 पोर्शन या F1 पोर्शन बोला जाता है, जिनको ऑक्सीसोम भी बोला जाता है। ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम बोला जाता है। ठीक है, फिर इनके अंदर जो लिक्विड मिलता है मैट्रिक्स बोला जाता है। ये क्या होता है, लिक्विड होता है। लिक्विड यानी द्रव्य होता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें याद रखना क्या है, सबसे पहले कि बाहरी जो झिल्ली होती है वो कैसी होती है, चिकनी होती है। अंदर वाली जो होती है वो वलित हो जाती है, वलित होकर उंगली नुमा संरचना बनाती है, जिनको क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, इन क्रिस्टी के ऊपर कुछ पार्टिकल मिलते हैं जिसको F1 पोर्शन कहा जाता है या ऑक्सीसोम कहा जाता है। F1 पोर्शन, F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम कहा जाएगा उसको। ठीक है, फिर इसके अंदर की तरफ आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको बहुत सारा लिक्विड मिलता है, उस लिक्विड को बोला जाता है मैट्रिक्स। ठीक है, और मैट्रिक्स में क्या मिलता है, मैट्रिक्स में एक तो मिलता है डीएनए और दूसरा होता है इसके अंदर राइबोसोम। ठीक है, तो ये इसकी संरचना है। ठीक है, तो दोहरी झिल्ली वाला ये क्या है, अंग होता है। दोहरी झिल्ली वाला ऑर्गेनेल्स है, कोशिकांग है। कौन सा अंग है, कोशिकांग है, जो दोहरी झिल्ली वाला होता है। तो दो झिल्ली होती है, आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी भित्ति, आंतरिक भित्ति। ठीक है, और दूसरी चीज आप देखोगे कि इसके जो बाहरी भित्ति है और ये आंतरिक भित्ति है जो फोल्डेबल होती है, इनके बीच में जो जगह है उसको बोला जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन या प्री झिल्ली जो है अवकाश बोला जाता है, परी झिल्ली अवकाश, अवकाश कहा जाता है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, बीच में जो जगह होती है बीच में, ठीक है, उसको बोला जाता है। तो ये थी राइबोसोम की संरचना। दोहरी झिल्ली वाला ऑर्गेनेल्स है, इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक तो खुद का डीएनए। राइबोसोम कौन से टाइप का होता है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन या श्वसन की क्रिया होती है वो क्या होती है, यहाँ पे F1 पार्टिकल्स के अंदर संपन्न होती है। संरचना, पहली चीज, दोहरी इकाई कला से घिरा हुआ रहता है। बाहरी मेम्ब्रेन जो होती है और आंतरिक मेम्ब्रेन, दो तरह की जो झिल्ली होती है, आंतरिक झिल्ली और बाहरी झिल्ली। आंतरिक झिल्ली उंगली नुमा संरचना बनाती है, जिनको क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो भरे जो द्रव है उसको क्या बोला गया है, मैट्रिक्स बोला गया है। क्या बोला गया है, मैट्रिक्स। ठीक है, तो अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और उंगली नुमा उभारों को क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है। दोहरी झिल्ली वाला ये ऑर्गेनेल्स है। इसके अंदर पाए जाने वाले भाग को, जो द्रव भाग है, उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। क्रिस्टी F1 जिसको बोलते हैं ऑक्सीसोम,
ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, इन कणों को F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम कहते हैं। क्रेब्स चक्र, श्वसन की एक जो साइकिल है जिसका नाम है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र जो होती है वो कहां पे संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसका दूसरा नाम है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम होता है। ठीक है, इसके दौरान क्या बनती है? एटीपी बनती है। क्या बनती है? एटीपी। और एटीपी जो है मैं आपको पहले भी बता चुका, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो इसका फुल फॉर्म है, और इसको बोला जाता है ऊर्जा की मुद्रा भी कहा जाता है। ऊर्जा की मुद्रा, ठीक है, करेंसी ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो होती है वो एटीपी होती है। देखो, जो श्वसन की क्रिया होती है वो संपन्न जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। कुछ भाग जो होता है वो संपन्न जो होता है वो साइटोप्लाज्मा में अंदर होता है। ठीक है, बाकी जो क्रिया जो होती है वो कहां पे होती है? जिसको क्रेब्स चक्र या ईटीएस कहा जाता है। इसके दौरान क्या बनती है? एटीपी जनरेट होती है, यानी एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, इस एटीपी जो होती है वो ऊर्जा की करंसी है, यानी जो अपने जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए जो जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो यहां से प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल या कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा गया है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या बनती है? एटीपी। कब बनती है? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र किसका चक्र है? ये श्वसन का, श्वसन का ये चक्र है, जिसके दौरान क्या बनता है? एटीपी बनती है, और एटीपी जो है वो ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, तो पहली चीज क्या याद रखनी है? दोहरी झिल्ली वाला होता है। ठीक है, आंतरिक झिल्ली जो होती है वो कैसी होती है? इसमें ऊनीनुमा उभार बनते हैं जिनको क्रिस्टी बोलते हैं। इनके अंदर पाए जाने वाले मैट्रिक्स जो द्रव है वो मैट्रिक्स कहलाता है। और मैट्रिक्स उंगलीनुमा जो उभार होते हैं उनके ऊपर कुछ कण पाए जाते हैं जिनका क्या बोला जाता है? F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम कहा जाता है। श्वसन के क्रेब्स चक्र जो होती है वो यहाँ पे संपन्न होती है, जिसको ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम बोला जाता है, जहां पे एटीपी का उत्पादन होता है, और एटीपी उत्पादन से शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। इसलिए इस अंग कोशिका अंग को क्या बोला गया है? कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। दूसरा, कोशिका के श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया होती है जैसे कैसे? C6H12O6। ठीक है, इसको बोला जाता है शर्करा या ग्लूकोज। जो अपन भोजन करते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो वो उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है शर्करा या ग्लूकोज होती है। यानी ये आया कहां से? ये आया कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट। और ये कब आया? पाचन से। पाचन की क्रिया हुई, पाचन से गया ये रुधिर में, और रुधिर से आया ये कोशिका के पास में, कोशिका में आया। ठीक है, तो कोशिका में क्या होता है? जब ऑक्सीजन की इससे क्रिया होती है, ठीक है, तो क्या बनता है? CO2 गैस बनती है, प्लस क्या बनता है? वाटर बनता है, और साथ साथ में क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। और ये ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में क्या रहती है? संचित रहती है। तो ग्लूकोज जो है, ठीक है, शर्करा जिसको ग्लूकोज बोला जाता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन होगा इसका। ऑक्सीडेशन होने के बाद में क्या बनेगी? CO2 बनती है, वाटर बनता है, और ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में क्या हो जाती है? संचित हो जाती है, जो अपने बहुत सारी जैविक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा प्रदान यहां से होती है। जब अपन ने भोजन किया था तो भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट था, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या हो गया? पाचन हो गया। कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है? शुगर बनती है, यानी शर्करा या ग्लूकोज बनता है। ये कोशिका में चला जाता है, किसके माध्यम से जाता है? रुधिर, ट्रांसपोर्टेशन। यानी शरीर के अंदर आपको किसी भी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसका माध्यम जो रहता है वो रुधिर रहता है। कौन रहता है? रुधिर, जिसे ब्लड बोलते हैं। कोशिका श्वसन की क्रिया होती है, कोशिका श्वसन की क्रिया जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है। भोजन का क्या होता है? इसके अंदर ऑक्सीकरण, जिससे क्या होती है? उत्पन्न ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो श्वसन क्रिया में क्या होता है? भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, अब देखो, श्वसन क्रिया का मतलब ये नहीं है ऑक्सीजन का लेना और CO2 का छोड़ना, ये बात नहीं है, क्योंकि ये इसका भाग है। श्वसन का भाग क्या है?
ये ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना। वास्तविक में क्या है कि ऑक्सीजन जो जाती है वो ग्लूकोज के साथ में अभिक्रिया करती है, अभिक्रिया करने के बाद में CO2 का उत्पादन करती है जो वेस्ट होता है, ठीक है, जिसको अपन लंग्स के द्वारा और नोस्ट्रिल के द्वारा यानी नासिका के द्वारा अपन इसको बाहर त्याग देते हैं, जल जो रहता है और ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये जो बनते हैं इनको वेस्ट होते हैं, इसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ली अपन ने, तो ये तो आई और ये क्या गई, बाहर गई, ठीक है। अब इसके बीच में आपको बनाना क्या, मेन जो श्वसन का कार्य है वो क्या, ऊर्जा का उत्पादन करना, ठीक है। तो श्वसन की क्रिया जो होती है उसमें क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, यानी ऑक्सीजन जरूरी है इसको तोड़ने के लिए, इसका ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन यहाँ पे जरूरी है। तो ऑक्सीकरण हो रहा है जिसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। जिन कोशिकाओं में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सीधी सी बात है, अगर जिनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिन कोशिकाओं को, ठीक है, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो होगी वो अधिक होगी। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी, अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में स्वयं क्या DNA, RNA और 70S टाइप का क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनेल्स है जिनमें खुद का DNA पाया जाता है, ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनेल्स है जिसमें RNA भी पाया जाता है, ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनेल्स है जिसमें राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर खुद का DNA, खुद का RNA और राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस की बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनेगा वो यहां से, जैसे DNA किस में मिलता है, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें खुद का DNA होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया या हरित लवक, ठीक है। ऐसा कौन सा जो ऑर्गेनेल्स है जिसमें दोहरी भित्ति होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक भी है, ठीक है। ऐसा कौन सा जिसमें 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक है। राइबोसोम पाए जाते हैं, अतः इन्हें कोशिका का अर्ध स्वायत्त शासी अंग भी कहा जाता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की खासियत होती है खुद क्या कर सकते हैं, अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर खुद का क्या पाया जाता है, DNA पाया जाता है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन है अर्ध स्वायत्त शासी अंग कौन सा है या कोशिका अंग कौन सा है, तो कौन सा आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसमें जिसमें DNA पाया जाता है उसमें क्या होती है, रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृति की क्या होती है, क्षमता पाई जाती है, यानी वो अपनी क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो DNA पाए जाने पे इनमें प्रतिकृति की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है, खुद विभाजित होकर दो माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बना सकते हैं। अर्धस्वायत्त शासी क्या है, ये अंग है। आंतरिक झिल्ली में के मैट्रिक्स वाले भाग में क्रेब्स चक्र संपलन होती है, क्या होती है, क्रेब्स चक्र, जिसमें क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। श्वसन के लिए जो रिक्वायरमेंट जो एंजाइम जो होते हैं वो कहां पे पाए जाते हैं, मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। वहां पे कौन सी क्रिया होती है, क्रेब्स चक्र होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, श्वसन जो है वो क्या है, ऑक्सीकरण है, जिसमें क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिसके दौरान क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। दूसरी होती है ऊर्जा जो होती है, जिसको जिन कोशिकाओं में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी ज्यादा होगी, क्योंकि इसका काम ही ऊर्जा उत्पादन है, ठीक है। तो ऊर्जा ज्यादा चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। ऐसे कौन से ऑर्गेनेल्स है जिनके अंदर खुद का DNA, RNA और 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है, तो 2 है, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक है, ठीक है। इसलिए इन कोशिकांगों को क्या बोला गया है, अर्धशासी, अर्धस्वायत्त शासी क्या बोला गया, अंग बोला गया। ऑटोसोमल जो होते हैं, ठीक है, सेमी ऑटोसोमल क्या होते हैं, ये ऑर्गेनेल्स होते हैं। आंतरिक झिल्ली जो होता है उसमें मैट्रिक्स होता है, उसमें क्रेब्स चक्र जो होता है वो संपन्न होता है, और ये किसकी सहायता से होता है, एंजाइमों की सहायता से होता है, ठीक है। मैट्रिक्स का मतलब होता है जो इसके अंदर लिक्विड है, जैसे इस तरह से, तो यहां पे जो लिक्विड होगा उसको बोला जाएगा मैट्रिक्स। जैसे ये ग्रीन कलर का जो बना रहा है ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यह क्रेब्स चक्र क्या होती है, संपन्न होती है। कोशिकीय श्वसन, देखो सबसे पहला होता है पायरुविक अम्ल, जो ग्लूकोज के विघटन द्वारा सबसे पहला जो उत्पादन होता है वो पायरुविक अम्ल होता है, यानी ग्लूकोज जो है उससे सबसे पहले क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। अच्छा, ये क्रिया जो होती है वो साइटोप्लाज्मा में होती है, यानी कोशिका द्रव्य में होती है, कोशिका द्रव्य में पाए, ठीक है। फिर पायरुविक एसिड से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम,
ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, ठीक है। और फिर बनती है CO2 वाटर और प्लस बनती है ATP, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्मा के अंदर इसका विघटन होकर किसमें बदल जाता है, पायरुविक एसिड में, और फिर ये पायरुविक एसिड किसमें बदल जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम में। कोएंजाइम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और क्या बनाता है, CO2 वाटर और ATP का निर्माण करता है। तो देखो पायरुविक अम्ल जो होता है ग्लूकोज के विघटन का उत्पादन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का मोचन होता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचित होता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल की जा सके, और इस प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। एटीपी देखो, एटीपी जब ऊर्जा इसके अंदर है तब एटीपी है, और जब ऊर्जा इससे चली जाती है तो ये एडीपी में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, एडीपी में, जिसका नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डी का मतलब क्या आता है, डाई, और इसमें इस अंतर क्या है, इधर आता है ट्राई, यानी 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, ठीक है। यानी ऊर्जा बाहर निकल गई, ऊर्जा जो होती है वो बाहर निकल जाती है, तब ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं, ठीक है। तो पायरुविक एसिड जो होता है इसका विघटन है, और विघटन के बाद में क्या बनती है, ऊर्जा का मोचन होता है, ठीक है। एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है, जब इसको आवश्यकता होती है कोशिकी, तो इसी एटीपी का क्या होता है, यूज हो जाता है, ठीक है, जिसको कोशिकीय श्वसन बोला जाता है। कोशिका के अंदर जो एटीपी होती है उनका उपयोग करना, ठीक है, क्या बोला जाएगा, कोशिकीय श्वसन। ग्लूकोज जो होता है वो सबसे पहले पायरुविक एसिड में बदलता है, फिर जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में, और फिर बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया से फिर इसका क्या होता है, CO2 H2O और ATP का निर्माण होता है। यह आपको मोचन वाला ऊर्जा मोचन के ग्लूकोज की नियति का सरलीकृत प्रवाह चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कोशिका द्रव में ग्लूकोज का प्रवेश होता है, ठीक है। अब कैसे हुआ, वो रुधिर के माध्यम से होता है। रुधिर कहां से लेके आया इसको, ये पाचन तंत्र से, तो पाचन तंत्र होता है वहां से ये लेके आया रुधिर में, रुधिर से कहा गया, ये कोशिका द्रव्य में आ गया, यानी साइटोप्लाज्मा के अंदर, साइटोप्लाज्मा में आ गया, ठीक है। ग्लूकोज प्रवेश करता है, ये कितने कार्बन वाला होता है, ग्लूकोज में 6 कार्बन वाला होता है, ठीक है। यहां से सबसे पहले किसमें बनता है, 2 पायरुविक अम्ल के अणुओं में रूपांतरित हो जाता है। एक पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, तो 2 में कितने हुए, 6, वापस 6 आ गए, ठीक है। ये क्रिया जो होती है वो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्मा के अंदर, यानी कोशिका द्रव में संपन्न होती है। फिर ये पायरुविक एसिड जो होता है वो चलता आगे माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है, का ऑक्सीकरण होता है। देखो ये याद रखना, एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है वो कहां पे जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी पायरुविक एसिड का रूपांतरण किसमें हो जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम में हो जाता है, और इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीजन की जरूरत यहाँ पे आती है, ठीक है। देखो यहां तक अगर चलता है तो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन हो रहा है साइटोप्लाज्मा, यहाँ पे क्या मिलती है, इसको ऑक्सीजन मिलती है। यहाँ पे CO2 H2O और ATP 3 चीजें जो बनती है, जो मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में बताया, ठीक है। तो वही है, कोशिका द्रव में पहले सबसे पहले जो आया वो कौन आया, ग्लूकोज आया, ठीक है। ग्लूकोज जो था वो पहले किसमें चेंज हो गया, पायरुविक एसिड में। ये प्रक्रिया क्या होती है, साइटोप्लाज्मा के अंदर, यानी कोशिका द्रव में होती है, और ये वाली जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहां पे संपन्न होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम, यानी पायरुविक एसिड जो होता है इसका रूपांतरण किसमें हो जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम में हो जाता है, ठीक है। और एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर फिर इसका विघटन होता है या इसका ऑक्सीकृत होता है, तो क्या किसमें बदल जाता है, CO2 वाटर और ATP बन गई, यानी ऊर्जा बन गई, ये ऊर्जा है, ठीक है। तो 3 स्टेप में ये चलता है। पहला पायरुविक एसिड, ठीक है, इसको भी इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। और वो फिर होता है क्रेब्स चक्र। तो पहले ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का निर्माण, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। और फिर ये चलता है फिर क्रेब्स चक्र, ठीक है, जिसको ETS भी कहा जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड का निर्माण होता है, फिर आगे चल के ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र होता है, जिसमें क्या होता है, ETS से कारण क्या होती है, CO2 H2O और किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है।
ठीक है, तो ये था एक इसका चार्ट। फिर है दूसरा जो ऑर्गेनल्स है जिसका नाम है गोल्जी काय। गोल्जी काय कहां मिलती है? अगर देखने जाए कोशिका की संरचना के अंदर तो ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस के जो बाहर की तरफ आपको पास में कुछ गोल्जी काय मिलती है, ठीक है, न्यूक्लियस के पास में होती है। तो ये एक कला द्वारा घिरा हुआ कोशिकांग है। अच्छा, इसमें आप देखोगे इसकी कला जो होती है वो सिंगल होती है, इस तरह से एक का झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, ठीक है। इसकी खोज 1898 में कैमलियो गोल्जी ने की थी। किसने की थी? कैमलियो गोल्जी ने की थी, इसलिए इसका नाम भी क्या दे दिया इसने? गोल्जी काय दे दिया, ठीक है। तो कैमलियो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था, याद रखना, कैमलियो गोल्जी ने, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कॉलिकर ने। नाम किसने दिया था? ऑल्टमैन ने। केंद्रक में पाए जाने वाली चपटी नलिकाओं से बनी यह संरचना होती है, ठीक है। इनकी जो स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है? चपटी जो नलिकाएं जो होती है उसके समान होता है। प्रमुख कार्य इसका स्रवण पादप कोशिका में सेल प्लेटों का निर्माण होता है। अब सेल प्लेट क्या होती है वो देखिए, कि जैसे सपोज मान लो कोशिका विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन में जब कोशिका के अंदर दो केंद्रक आ जाते हैं और जब साइटोकाइनेसिस होता है यानी जीव द्रव्य विभाजन होता है, जीव द्रव्य विभाजन, जब जीव द्रव्य विभाजन होता है तब क्या बनती है? इसके बीच में एक प्लेट बनती है, ठीक है। अब वो किनारे से अंदर केंद्रक की तरफ चल सकती है और अंदर से बाहर की तरफ ये चल सकती है, तो दोनों तरफ चल सकती है। तो यहां पे आप जैसे ही देखेंगे जब सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाएगा तब आप देखोगे कि इसमें दो कोशिकाएं बन जाती है। एक कोशिका की कितनी कोशिका बनी? तो इस वाली जो बीच में जो लाइन बनी है इसी को ही बोलते हैं सेल प्लेट, ठीक है। तो सेल प्लेट के निर्माण में किसका काम होता है? गोल्जी काय का। दूसरा होता है इसके अतिरिक्त ये प्रोटीन और वसा का रूपांतरण भी करते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन यहां से बनेगा इधर होता है एक ईआर, जिसको बोलते हैं ईआर, जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, अंत प्रद्रव्य जालिका, ठीक है। ये क्या करती है? जो प्रोटीन बनाती है उस प्रोटीन को भेजा जाता है इसके अंदर। जो ईआर जो होता है वो प्रोटीन कहां पे भेजता है? गोल्जी काय को। गोल्जी काय उसका क्या करती है? पैकेजिंग का काम करती है। क्या करती है? पैकेजिंग, यानी उसके पैकेजिंग को उसको मॉडिफिकेशन करेगी और मॉडिफिकेशन करके फिर उसका रूपांतरण, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? रूपांतरण, यानी फिर उसको क्या करेगी? रूपांतरण करेगी। तो जो ईआर के द्वारा जो प्रोटीन और वसा जो आते हैं, ठीक है, ईआर के द्वारा जो प्रोटीन आता है उसका ये मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी पैकेजिंग का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? पैकेजिंग का काम करते हैं। मानव के अंदर जो शुक्राणु होते हैं यानी स्पर्म जो होते हैं, मानव के शुक्राणु के अंदर आप शुक्राणु की संरचना अगर देखेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा। इसके ऊपर जो हेड होता है इसका, यहां पे एक संरचना होती है जिसका नाम है एक्रोसोम। एक्रोसोम ये शुक्राणु है, शुक्राणु के हेड पे यहाँ पे संरचना होती है जिसका नाम है एक्रोसोम। इसका निर्माण भी कौन करता है? गोल्जी काय करती है, ठीक है। तो गोल्जी काय का काम क्या है? एक तो प्रोटीन और वसा का रूपांतरण करना यानी पैकेजिंग का काम है। दूसरा काम ये कि शुक्राणु के अंदर जो हेड होता है वहां पे जो एक संरचना होती है जिसका नाम है एक्रोसोम, उसका निर्माण भी यही करता है। अच्छा, एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। यही एंजाइम क्या करते हैं? जो ओवन से फर्टिलाइज करेंगे, जब ओवन के यानी अंडे को जब ये निषेचित करेंगे तब ये एंजाइम जो होते हैं अंडे, जब शुक्राणु जो होगा जब अंडे के अंदर घुसेगा तो अंडाणु की झिल्ली जो होगा उसको तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए ये एंजाइम जो होते हैं एक्रोसोम से निकलते हैं, ठीक है। और वो एंजाइम क्या करेंगे? उसकी भित्ति को तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद में फिर इसका न्यूक्लियस जो होगा वो उसमें अंडाशय में सॉरी उसमें अंड कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा और वहां पे उसको क्या कर देगा? निषेचित कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज याद रखना, इसमें ये एक ही झिल्ली वाला और कोशिकांग है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? कैमलियो गोल्जी ने की थी, ठीक है। इसका काम क्या होता है? ये पादपों में क्या काम करता है? स्रवण का काम करता है और पादप कोशिका में ये सेल प्लेट का निर्माण करता है। मैं दूसरा जो होता है शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण करता है। तीसरा एक और है जिसमें लाइसोसोम, लाइसोसोम जिसको बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यानी कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसका निर्माण भी कौन करता है? गोल्जी काय करती है। कौन करता है?
गोल्जी काय। तो गोल्जी काय एक्रोसोम का निर्माण करता है, प्रोटीन वसा का रूपांतरण करता है, पादपों के अंदर जो सेल प्लेट होती है कोशिका विभाजन के द्वारा जब बनती है उसका निर्माण भी यही करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है इसके अंदर। एक तो सबसे पहले एक्रोसोम, ठीक है, दूसरा जो है इसके अंदर सेल प्लेट का निर्माण और रूपांतरण। पैकेजिंग का काम कौन सा ऑर्गेनाइज करता है, तो कौन सा करता है, गोल्जी काय करता है। ये गोल्जी काय की संरचना है। देखो ये अलग अलग संरचना में मिलता है, जैसे इनकमिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेसिकल, वेसिकल को बोला जाता है पुट्टिका, यानी आपको देख रहे हो कि इसकी संरचना गोलाकार है, और गोलाकार होगी तो इसको क्या बोलेंगे अपन, पुट्टिका। फिर नलिकाकार होती है, नलिका को बोलते हैं क्रिस्टनी, ठीक है, और इसके अंदर जो आपको ये स्पेस मिलता है इसको बोला जाता है ल्यूमेन, ल्यूमेन जो स्पेस होता है उसको क्या बोला जाता है, ल्यूमेन। अब ये देखो सिक्रेशन का भी काम करता है, ये जैसे इसकी संरचना देखो, इसकी संरचना देखो, ये थोड़ी सी मोटी है, यानी इसके अंदर कुछ पार्ट है लिक्विड है, और ये इसका क्या करेगा, सिक्रेशन का कार्य करता है। अच्छा यहाँ पे जैसे ER है, ER जो होगा वो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, क्या बनाएगा, प्रोटीन, और उस प्रोटीन को भेजेगा ये इसके अंदर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये प्रोटीन को भेजेगा तो ये इसका करेगा मॉडिफिकेशन, और मॉडिफिकेशन करके उस प्रोटीन को इस तरह से बना के, ठीक है, ये इसको वापस वेसिकल के रूप में, ठीक है, बाहर की तरफ इसको भेज देंगे जहां इसको जरूरत होगी। तो इसका काम क्या होता है, पैकेजिंग का। इसने बना के दिया और उसको बोला कि भाई तू पैक कर इसको, ठीक है। तो जो मटेरियल जो बनाता है वो किसको देते हैं, गोल्जी काय को देते हैं। गोल्जी काय क्या करती है, उन मटेरियल को सिलेक्ट करके अलग अलग फॉर्म के अंदर जैसी जरूरत है उसके हिसाब से उनकी पैकेजिंग करती है, ठीक है। तो पैकेजिंग का काम कौन करता है, गोल्जी काय करती है। झिल्ली कोषों का एक स्टैक होता है जिसमें झिल्ली की मोटाई वही होती है और जो ER में होती है। अच्छा इसकी मोटाई जो होती है वो उसके समान ही है, जैसे ER में होगी वैसे की वैसी इसकी होती है। यानी कोशिका झिल्ली और जो इन कोशिकांगों की झिल्ली दोनों एक ही चीजों से बनी हुई होती है, वो होती है प्रोटीन और लिपिड से, प्रोटीन और लिपिड दोनों का जो कॉम्बिनेशन जो होगा वो सेम होता है, ठीक है, कोई भी झिल्ली हो। इनके आकार और आकृति, ठीक है, में विविधता पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। अभी जैसे देखो आपको नलिकाकार भी दिखता है, वेसिकल भी दिखता है, ठीक है। इसके दो फेज होते हैं, एक तो ट्रांस फेज होता है, एक सीस फेज होता है, ठीक है। एक तो रहता है न्यूक्लियस के पास में, एक रहता है अपने ER के अपने कोशिका झिल्ली के पास में। कोशिका ये तो होता है केंद्रक की तरफ, केंद्रक की तरफ, और एक होता है कोशिका झिल्ली की तरफ, कोशिका झिल्ली की तरफ होता है। प्राणी कोशिकाओं में केंद्र के चारों ओर 3 से 7 तक की संख्या में स्थित होते हैं। अच्छा कोशिकाओं की जो संख्या जो होती है वो कितनी, 3 से 7 तक हो सकती है, किसके अंदर, प्राणी कोशिकाओं के अंदर, यानी एनिमल सेल के अंदर। पादप कोशिका में इनकी संख्या काफी अधिक होती है, क्योंकि पादप कोशिका के अंदर इतने बोलते हैं कि जो पादप कोशिका में उत्सर्जन की क्रिया जो होती है इसके लिए वो जो पैकेजिंग का काम जो होगा वो ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें पास में कोई सिस्टम ऐसा तंत्र पाया नहीं जाता उत्सर्जन के लिए। एनिमल में क्या पाया जाता है, उत्सर्जन के लिए तंत्र पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 से 7 है, इसमें कैसी है, काफी अधिक होती है। और समस्त कोशिकाओं के भीतर छितरे हुए यानी जालिकावर्त, डिक्टोसोम कहते हैं इनको, यानी बिखरे हुए रहते हैं इस तरह से, इस तरह से कोशिका जो है इसके अंदर ये इस तरह से बहुत सारे तरह से ये क्या होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। कई वेसिकल होते हैं, कई ये ल्यूमेन जैसे होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, ठीक है, इस तरह से बिखरे हुए रहेंगे। इनको क्या बोलेंगे, डिक्टियोसोम भी बोला जाता है या जालिकाएं भी कहा जाता है इनको। तो प्राणी कोशिकाओं में गोल्जिकाओं की जो संख्या जो होती है वो कम होती है, 3 से 7 तक होती है, और पादप कोशिकाओं में इनकी संख्या जो होती है वो काफी अधिक होती है। इनका काम और भी है, वो एंजाइम का संश्लेषण करना, उसका स्त्राव करना। देखो संश्लेषण और स्त्राव जो होता है वो एंजाइमों का ये इसके द्वारा होता है, गोल्जिकाओं के द्वारा। ये रूपांतरण में योगदान देते हैं, यानी मॉडिफिकेशन में, जो मैं बता चुका हूं आपको, मॉडिफिकेशन में, यानी ये प्रोटीन और फैट का क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, और झिल्लियों के निर्मित अन्य संरचनाएं भी बनाते हैं। ये लाइनकारी लाइसोसोम, ठीक है, एक्रोसोम
और जालिकाएं में पैक्टिन, श्लेष्म, भित्ति आदि तत्वों के संश्लेषण का कार्य करता है। अभी बताया था आपको लाइसोसोम का निर्माण भी कौन करता है? गोल्जिकाएं करती है। अग्रपिंडक जिसको एक्रोसोम बोल जाता है, शुक्राणुओं के अंदर इसका निर्माण भी कौन करता है? गोल्जिकाएं करती है। ठीक है। जालिका पैक्टिन और श्लेष्म भित्ति के तत्वों के संश्लेषण में, जैसे पैक्टिन बनाना, श्लेष्मक बनाना, इनमें जो तत्व बनाए जाते हैं उनका निर्माण भी कौन करता है? गोल्जिकाएं करता है। ठीक है। तो एंजाइम के संश्लेषण में, और दूसरा जो याद रखना अपने लयनकारी, जिसको लाइसोसोम को हिंदी में बोला जाता है लयनकारी, इसका निर्माण भी कौन करता है? गोल्जिकाएं करता है। फिर होता है नेक्स्ट जो है वो है ईआर। ईआर जिसको बोला जाता है अंतःप्रदल जालिका या बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहां मिलता है ये? केंद्रक झिल्ली जो होती है वो छिद्रित होती है, यानी छेद मिलते हैं। ठीक है। इन केंद्रक झिल्ली के ऊपर ये पाया जाता है, इस तरह से ये संरचना होती है। ये होता है ईआर। इनके ऊपर बहुत सारे हल्के हल्के दाने के समान संरचना पाई जाती है, जिनको बोला जाता है राइबोसोम। ये क्या है? राइबोसोम। ये राइबोसोम पाए जाते हैं कहां पे? ईआर पे। राइबोसोम का एक ही काम है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो इस ईआर का भी काम क्या होगा? प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है। ईआर जो है इस ईआर को बोला जाता है ईआर बोला जाता है, जिसको बोला जाता है आरईआर। आरईआर जिसको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। आरईआर जो होता है वो रफ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम होता है। रफ होने का कारण क्या है? राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। इसमें राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ये कैसा हो जाता है? रफ दिखता है, यानी खुरदरा दिखता है। ठीक है। एंडो रफ को क्या बोलेंगे अपन? खुरदरा। ठीक है। ये तो इसको खुरदरा अंतःप्रदव जालिका कहा जाती है। एक होती है चिकनी अंतःप्रदव जालिका। अंतःप्रदवीय जालिका या ये कोशिका के केंद्रक, ठीक है, तथा कोशिका कला के बीच में पाई जाती है। ये केंद्रक है और यहाँ पे क्या है? कोशिका कला होगी। ये कोशिका कला, इनके बीच में ये केंद्रक कला और ये कोशिका कला के बीच में पाई जाती है, जाल के रूप में पाई जाती है। इसका नामकरण जो था 1948 के अंदर पॉटर ने दिया था, ध्यान रखना। गोल्जिकाई को खोज किसने की थी? कैमलियो गोल्गी ने। ठीक है। और इसका नामकरण किसने दिया था? पॉटर ने। अंतःप्रदव जालिका द्वारा कोशिकांगों में प्रोटीन, खनिज लवण, एंजाइम, ठीक है, शर्करा, जल आदि का परिवहन होता है। क्या होता है? इसमें परिवहन होता है। जो प्रोटीन बनते हैं राइबोसोम के द्वारा, उनका परिवहन, यानी इसको केंद्रक को जरूरत है, केंद्रक को भेज देगा। जैसे गोल्जिकाई मैंने बताया था, गोल्जिकाई, ये गोल्जिकाई, गोल्गी बॉडी, ठीक है, इसको भेजा, ये क्या करेगा? इसको पैकेजिंग कर लेगा। ठीक है। तो जो भी अंदर जाएगा, बाहर जाएगा, वो कहां से होके जाएगा? इस ईआर से होके निकलेगा। ठीक है। तो इनका काम क्या है? प्रोटीन, खनिज लवण एवं एंजाइमों का क्या करना? परिवहन करना। ठीक है। तो ईआर कहां पाया जाता है? केंद्रक झिल्ली के ऊपर पाया जाता है। ठीक है। तो केंद्रक झिल्ली है, उसके ऊपर क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है। ठीक है। दूसरी चीज, इसके ऊपर क्या हो जाता है? ये राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए ये कैसे दिखता है? खुरदरा दिखता है। फिर इसकी खोज जो है वो पॉटर ने की थी। ठीक है। और इसका काम क्या है? प्रोटीन, खनिज लवण एवं एंजाइम एवं शर्करा का क्या करना? परिवहन करने में सहायता करना, ये इसका कार्य है। ये दो प्रकार के होते हैं जो मैं अभी बताया आपको। एक तो होता है कणिकामय, जैसे आप देखोगे इस तरह से,
ठीक है, ऐसा कणिकामय जिसको बोलेंगे RER शॉर्ट फॉर्म में। चिकनी जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं मिलता, ठीक है, इसको बोलते हैं SER स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम या चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका। ये कणिकामय या खुरदरी अंतःप्रद्रव जालिका, शॉर्ट फॉर्म RER SER। इसकी बाहरी सतह पे क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम, और राइबोसोम के कारण ये कैसा दिखता है? खुरदरा दिखता है। कैसा दिखता है? खुरदरा, ठीक है। इसका काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। अभी बताया आपको, जहां राइबोसोम मिलेगा इसका मतलब आप प्रोटीन का संश्लेषण होगा, तो इसका कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। स्मूथ, इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए ये कैसी होती है? स्मूथ होती है। जब कोई नहीं पाया जाता तो इसमें कैसे होगी? ये स्मूथ होती है। ये स्टेरॉइड का संश्लेषण करना है, यानी वसाव जैसे का क्या करना है? ये संश्लेषण करता है, तथा इसमें कार्बोहाइड्रेट संचित होता है। कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? ये संचय करता है, ठीक है। तो देखो, चिकनी का काम जो है वो अंतःप्रदेश जालिका का क्या है? स्टेरॉइड यानी वसाव का संश्लेषण करना या सिक्रेशन करना। कार्बोहाइड्रेट का क्या करना? संचय करना। और इस वाले का काम जो है RER का काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। यानी दो कार्य हो गए इसके, ठीक है। एक तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है ये वाला, और ये वाला क्या करता है? स्टेरॉइड और कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है। ये है RER, ठीक है। आप देखोगे कि आपको बहुत सारे यहाँ पे डॉट नजर आ रहे हैं, जैसे ये वाले, ठीक है। इनको बोला जाता है राइबोसोम। ये है राइबोसोम, और राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। प्रोटीन का क्या करता है? निर्माण, ठीक है। ये जो पास में दिख रहे हो ये आपको कैसी दिख रही है? स्मूथ दिख रही है। कैसी दिख रही है? स्मूथ, यानी ये कैसी होती है? चिकनी, ER है, ठीक है। फिर आप देखोगे ये अपना न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियोलस है जिसको बोलेंगे केंद्रिका। ये केंद्रिका है, ये केंद्रक है। फिर आप देखोगे यहाँ पे छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं जिनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर पोर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको ER दिखता है, ठीक है। तो ये रफ है, ये स्मूथ है। ये रफ है, और रफ होने का कारण क्या? खुरदरा किसके कारण हुआ? राइबोसोम के कारण। और राइबोसोम मिलता है तो इसका काम क्या हुआ? प्रोटीन का संश्लेषण करना। ये चिकना, इसमें क्या होता है? राइबोसोम अनुपस्थित होता है, और इसका कार्य क्या होगा? जब राइबोसोम अनुपस्थित है तो इसका काम क्या होता है? वसा का संश्लेषण एवं स्रवण, सिक्रेशन करता है वसाओं का, ठीक है। ये इसका कार्य है। नेक्स्ट जो है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम अभी बताया था आपको, इसका निर्माण कौन करता है? गोल्गी बॉडी करती है, गोल्जी काय करती है। इसका निर्माण जो है गोल्जी काय करते हैं, ठीक है। लाइसोसोम एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है, यानी ये एकल झिल्ली वाला, ठीक है, एक ही झिल्ली पाई जाती है। इसका निर्माण गोल्जी काय करती है, ठीक है। 1949 के अंदर क्रिस्टियंस डी डुवे ने इसको खोजा था, ठीक है। क्रिस्टियंस डी डुवे ने इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था। इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अंत कोशिकीय पाचन या विघटनकारी क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं, जिनको बोला जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब होता क्या है? जैसे सपोज मान लो ये कोशिका अंग के अंदर था, इसके अंदर जो एंजाइम है इसके अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। जब ये भ्रष्ट हो जाती है यानी फट जाएगी तो ये एंजाइम जो होंगे वो बाहर निकल जाते हैं। ये एंजाइम कहाँ आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। और बाहर क्या है? कोशिका पूरी, जहां पे जीव कोशिका द्रव्य है, और ये कोशिका द्रव्य में आके सभी कोशिका अंगों को यानी पूरे सेल को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। क्योंकि इसमें विघटनकारी में एंजाइम को में क्या कौन कौन से होते हैं? एक तो प्रोटीन को, वसा को, कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, को पाचन करने वाले क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। पाचन
करने वाले एंजाइम होते हैं। पाचन करने वाले क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम को। जब भी ये क्या हो जाती है, जब सेल जो होती है पुरानी हो जाती है या डैमेज होने को होती है, तब ये लाइसोसोम, या फिर अपने देखा होगा कि डब्ल्यूबीसी जब अपने अंदर होती है, ठीक है, जब डब्ल्यूबीसी के अंदर जो लाइसोसोम होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, जो भी जीवाणु अपने अंदर आएगा, ठीक है, उस जीवाणु को ये क्या करेगा, जब डब्ल्यूबीसी अपने अंदर लेगी, जैसे कुछ सेल जो होती है डब्ल्यूबीसी की, जैसे न्यूट्रोफिल होती है, ठीक है, मोनोफेज होती है, ठीक है, ये क्या करते हैं, जब कोशिका जो भी जीवाणु आया अपने बॉडी के अंदर उसको अपने अंदर ले लेगी, अंदर लेके फिर लाइसोसोम क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, यानी फट जाता है। लाइसोसोम क्या हो जाएगा, फट जाएगा, और फटने के बाद में सारे एंजाइम जो होंगे बाहर आ जाएंगे और जीवा कोशिका के साथ साथ में उस जीवाणुओं को भी क्या कर लेंगे, नष्ट कर देंगे, ठीक है। तो अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है उसके अंदर ये अपने हेल्प करती है। डिफेंस जो मैकेनिज्म है यानी प्रतिरक्षी जो तंत्र होता है उसमें ये जीवाणुओं को नष्ट करने में क्या करती है, मदद करती है। कौन, लाइसोसोम, ठीक है। अब ये खुद की सेल को खुद नहीं मार देती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आत्मघाती थैली बोला जाता है, ठीक है। तो लाइसोसोम है जो एकल झिल्ली वाली होती है, जिसका निर्माण जो होता है वो गोल्जी काय से होता है, ठीक है। इसकी खोज डी ड्यूवे ने की थी और इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। और यही एंजाइम जब लाइसोसोम फट जाता है तो ये कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं, कोशिका द्रव्य में फिर पूरे सेल को क्या कर लेते हैं, ये डाइजेस्ट यानी पाचन कर लेते हैं, इसलिए इसको आत्मघाती थैली बोला गया है। शरीर की समस्त क्षतिग्रस्त और मृत कोशिका का विघटन, जैसे जो मरने वाली है या जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है उनको, यानी ये क्लीनिंग का काम करती है, एज ए स्वीपर, यानी जो कोशिका में साफ सफाई जो होगी वो किसके द्वारा होती है, लाइसोसोम के द्वारा होती है, ठीक है। लाइसोसोम अधिक मात्रा में मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, जो मैं अभी आपको बताया था, मोनोसाइट, ठीक है, ये क्या है, डब्ल्यूबीसी है, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी है, जैसे बक्सन कोशिकाओं में होती है लाइसोसोम, क्योंकि जैसे कोशिका में के अंदर जैसे ये केंद्रक है, ये लाइसोसोम है, और ये कोई जीवाणु आया, जीवाणु इसको अंदर ले लेगी और ये क्या हो जाएगी, यहां से फट जाएगी, और फटने के बाद में जीवाणु के साथ साथ में, सेल के साथ साथ में जीवाणु भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो मोनोसाइट, और तो ये क्या करता है, प्रतिरक्षी तंत्र में, प्रतिरक्षी तंत्र में मदद करता है, कौन, लाइसोसोम, जीवाणुओं को मारने में। अंडे की झिल्ली को भेदकर उसमें शुक्राणु को प्रवेश कराने में मदद कौन करता है, ये लाइसोसोम करेगा। कि एक्रोसोम के अंदर भी क्या पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, और उसका निर्माण भी कौन करता है, गोल्जिका करती है। लाइसोसोम का निर्माण भी कौन करता है, गोल्जिका ही करती है। पादप कोशिका के अंदर परिपक्व दारू यानी जाइलम, जाइलम को बोला जाता है दारू, पीने वाला नहीं, ये उत्तक है, ठीक है, दारू उत्तक। और जो कोशिकाओं की समस्त कोशिकीय पदार्थ में लाइसोसोम की सक्रियता के कारण वो नष्ट हो जाते हैं, यानी पादप कोशिका के अंदर परिपक्व, जैसे जाइलम जब परिपक्व हो जाता है, ठीक है, जो द्वितीयक वृद्धि होती है तब द्वितीयक जाइलम बनते हैं। जैसे जो डाइकोटिलीडॉन यानी द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उनके अंदर जो द्वितीयक वृद्धि होती है उनके में क्या होता है, द्वितीयक जाइलम बनता है, और द्वितीयक जाइलम बनेगा तो क्या होगा, तो परिपक्व दारू जो कोशिकाएं जो होती है जिसमें चालनी नलिकाएं होती है, ठीक है, और जो वेसिकल्स होते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं, ठीक है, और जाइलम पेरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ये इनकी कोशिकाएं होती है। वो समस्त जब परिपक्व हो जाती है तो लाइसोसोम क्या कर लेता है, उसकी सक्रियता के कारण उसको क्या कर लेता है, नष्ट कर लेता है, इन कोशिकाओं को क्या कर लेता है, नष्ट कर लेता है, ठीक है। तो पहला इनका कार्य क्या है, क्षतिग्रस्त एवं मृत कोशिकाओं को क्या करना, मारना, उनका विघटन करना। दूसरा, जो अपने अंदर डब्ल्यूबीसी अंदर जो डब्ल्यूबीसी के जो टाइप है मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, ये बनाते हैं एक इनेट मैकेनिज्म बनाते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं। इनेट का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी पैथोजिन यानी रोगाणु अपने शरीर के अंदर जब प्रवेश करता है तो उसका सबसे पहला जो इफेक्ट यानी रोकने के लिए ये दो सेल आती है, एक तो मोनोसाइट होती है, एक न्यूट्रोफिल होती है। फिर इनसे अगर काम नहीं होता तब अपना दूसरा एक्वायर वाला जो काम होता है वो होता है जिसके अंदर अपन प्रतिरक्षी बनाते हैं, ठीक है। तो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल जो होते हैं इसको नेचुरल किलर भी बोला जाता है, इनको बोला जाता है नेचुरल किलर, जिसको प्राकृतिक मारक भी बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करती है, जो भी नेचुरल रूप से क्या करती है, ये सभी के लिए, मतलब कोई भी जीवाणु आए,
ठीक है, विषाणु आए, फंगस आए, कोई भी अगर बाहर से जो आ रहा है उनको सबसे पहले मारने का काम ये दोनों करते हैं। फिर शुक्राणु को प्रवेश कराने में भी मदद कौन करता है? ये लाइसोसोम करता है। फिर होता है लवक। लवक जो है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। इसकी खोज हैक्कल ने की थी। किसने की थी? हैक्कल ने। कोशिका अंग के केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं के अंदर ये अनुपस्थित होता है। लेकिन याद रखना, युग्लिना जो मैं आपको पहले बताया था, जब सजीव नजीव पढ़े थे अपन ने, तब मैंने बताया था कि युग्लिना जो है वो जंतु एवं पादप जगत के बीच की योजक कड़ी है। पादप एवं जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी जो है वो कौन है? युग्लिना है, ठीक है। तो युग्लिना दोनों काम करता है, परपोषी भी है और स्वपोषी भी है। तो इनके अंदर लवक पाए जाते हैं। एक डाइफ्लैजिनोइड, ये एक मोनेरा का सदस्य है। मोनेरा का क्या है? एक सदस्य है। उसके अंदर भी ये क्या पाए जाते हैं? ये दूसरी चीज, ये द्विझिल्ली युक्त यानी दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। इसके ऊपर कितनी? 2 झिल्लियां पाई जाती है, ठीक है। तो देखो 2 झिल्ली वाले अपने पास में अभी कितने आए? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया आया था और दूसरा कौन सा आया? ये प्लास्टिड आया यानी लवक आया है। इनके भीतर वर्ताकार डीएनए, 17S टाइप का राइबोसोम और आरएनए पाया जाता है, ठीक है। तो तीनों डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है और आरएनए भी पाया जाता है। इसलिए इसे भी क्या बोला जाता है? अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग कहते हैं। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग बोला जाता है, यानी ये भी अपना क्या कर सकता है? प्रतिकृति कर सकता है, प्रतिकृति कर सकता है, क्योंकि इसमें अंदर क्या मेन चीज आ गई है? डीएनए, ठीक है। तो इसकी खोज हैक्कल ने की थी। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। और दूसरा जो है जंतु में देखे तो जीवाणुओं के अंदर यानी डाइफ्लैजिनोइड, ठीक है, और किसमें? युग्लिना के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये भीतर में कैसा होता है? वर्ताकार होता है, ठीक है। कैसा होता है? ये वर्ताकार है। वर्ताकार के अंदर आप देखोगे कि इसमें वर्ताकार डीएनए मिलता है, 17S टाइप का राइबोसोम मिलता है और क्या मिलता है? इसके अंदर आरएनए मिलता है। और क्या मिलता है? इसके अंदर आरएनए मिलता है, ठीक है। और डीएनए मिलने के कारण इसको भी क्या बोला गया? अर्ध स्वायत्त अंग या कोशिकांग बोला जाता है। तो 2 हो गए अपने पास में, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? प्लास्टिड यानी ये वाला जो है लवक जो है वो इसका भाग है। अब लवक जो है वो 3 तरह के, 3 तरह के लवक है। पहला अवर्णीय, अवर्णीय लवक, ठीक है। दूसरा है वर्णीय लवक और तीसरा है हरित लवक, ठीक है। वर्णीय लवक को बोला जाता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोला जाता है? ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। वर्णीय वाले को क्रोमोप्लास्ट, क्या बोला गया है? क्रोमोप्लास्ट। और हरित लवक को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। ये ल्यूकोप्लास्ट जड़ों में पाया जाता है। ये भोजन संग्रहण का कार्य करता है। मेन काम इसका क्या है? भोजन संग्रहण का। तो याद रखना, अवर्णीय लवक जो होते हैं वो उनका कार्य क्या होता है? भोजन संग्रहण का। अच्छा, ये किस किस रूप में भोजन का संग्रहण करते हैं? जैसे वसा के रूप में, आप जैसे तिलन वाले देख लो, ठीक है, वे संग्रहण करते हैं, जिनको अवर्णीय एलियोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो देखो वसा में किसको? एलियोप्लास्ट। स्टार्च का संग्रहण करने के लिए बोला जाता है उसको एमाइलोप्लास्ट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एमाइलोप्लास्ट। देखो एमाइलो जो होता है वो स्टार्च होता है। स्टार्च में डाइजेशन करने के लिए एमाइलेज एंजाइम आता है, याद रखने के लिए। तो एमाइलेज से, और वसा जो स्टार्च, यहाँ पे भी स्टार्च है तो क्या आ जाएगा? एमाइलेज। तो एमाइलोप्लास्ट जो होता है वो किसका स्टोर करता है? स्टार्च को, ठीक है। इलियोप्लास्ट जो होता है वो किसको करता है? वसा को, ठीक है। और प्रोटियोप्लास्ट जो करता है, नाम से पता लग जाएगा किसको? प्रोटीन को, ठीक है। तो देखो किसको? वसा को कौन करता है? प्रोटीन और स्टार्च, ठीक है। स्टार्च को एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। प्रोटीन को प्रोटियोप्लास्ट, प्रोटियोप्लास्ट, ठीक है। और वसा को बताते हैं इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट।
ठीक है। वसा का संश्लेषण कौन करता है? ये तीनों कैसे कलरलेस होते हैं, इनमें कलर नहीं पाया जाता, रंगहीन होते हैं, अवर्णीय है, वर्णक नहीं होता है इनके अंदर। ठीक है, तो ये कार्य क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है? भोजन का संग्रहण करना। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है? भोजन का संग्रहण करना। ये भोजन को वसा के रूप में, स्टार्च के रूप में और प्रोटीन के रूप में क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। ये कलरफुल होते हैं कैरोटीनॉइड वर्णक के कारण, कैरोटीनॉइड वर्णक के कारण इसमें विभिन्न रंग दर्शाते हैं विभिन्न रंग दर्शाते हैं ये। ठीक है, इसमें देखो, आप देखोगे तो पादपों के अंदर जो फूलों के जो रंग होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, तो वो रंग कौन प्रदान करता है? यही प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। जैसे टमाटर का लाल रंग है, ठीक है, लाइकोपियन वर्णक के कारण होता है, लाइकोपियन वर्णक के कारण कैसा टमाटर का लाल रंग होता है। नेक्स्ट जो है वो है हरे वर्णक। ठीक है, जो हरे होते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कार्य करते हैं। हरा रंग जो होता है इसके कारण, किसके कारण होता है? पनहरित के कारण, जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है, तो क्लोरोफिल कहां मिलता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोफिल कहां मिलता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है, जिससे पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है? हरा। ठीक है, तो पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, क्लोरोफिल एक क्या है? वर्णक है, और वो किसमें मिलता है? हरित लवक के अंदर मिलता है। ठीक है, तो ये तीन तरह के हैं, वर्णी, अवर्णी और हरित लवक। वर्णी जो होते हैं वो कलर देते हैं। ठीक है, अवर्णी जो होते हैं उसमें कलर नहीं होता है, तो ये भोजन का संचय करते हैं, और हरित लवक जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण में काम करता है। लाल रंग जो आता है नारंगी में, ठीक है, वो कैरोटीन के कारण है। पीला रंग ज़ैंथोफिल के कारण है, ज़ैंथोफिल के कारण है। ठीक है, टमाटर में लाइकोपिन के कारण है, और चुकंदर के अंदर बीटेनिन के कारण क्या है? इसका कलर देता है। तो लाल कलर जो आता है टमाटर के अंदर वो किसके? लाइकोपिन के कारण आता है। शुगर का जो ब्राउन रंग जो होता है वो किसके कारण है? बीटेन के कारण है। ज़ैंथोफिल जो होता है वो पीला रंग देता है। ठीक है, और नारंगी लाल जो रंग जो होता है वो किसके कारण है? कैरोटीन के कारण होता है। हरित लवक पौधों की पत्तियों के अंदर, पौधे की जो पत्तियां होती है वो सबसे ज्यादा मिलता है, क्योंकि पौधे की पादप में सबसे हरा रंग जो होता है वो पत्तियों के अंदर है। तने की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, कुछ हरित लवक पादपों की जड़ों की कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, तो जड़ों के अंदर ये अनुपस्थित होता है। ठीक है, तने के अंदर, जैसे आप नागफनी को देखोगे तो नागफनी का तना हरा होता है। ठीक है, हरा होता है क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। हरित लवक के अंदर ध्यान रखना कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो होता है मैग्नीशियम। तो हरित लवक के अंदर, सेंटर के अंदर, जैसे अपने अंदर आरबीसी के अंदर अपने क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है, और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। अपने खून के अंदर जो आयरन है वो हीमोग्लोबिन जो वर्णक है उसके अंदर पाया जाता है। और मैग्नीशियम जो है वो कौन से वर्ण लवक के अंदर, यानी हरित लवक के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है? वो होता है मैग्नीशियम। ठीक है, तो अपने खून के अंदर जो है आयरन है, और पादपों के अंदर जो हरित लवक है उसके अंदर कौन सा है? मैग्नीशियम है। ठीक है, हरित लवक का मुख्य कारक भोजन का निर्माण करना है। ठीक है, भोजन का निर्माण होता है कैसे? देखो, 6CO2 12H2O, ये दोनों मिलके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पनहरित की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? C6H12 और 6H2O और 6O2। ऑक्सीजन जो होती है वो बाहर निकलती है, और CO2 जो आती है वो अंदर आती है। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस लेते हैं? तो CO2 लेते हैं, और कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन निकलती है, जिसके कारण ही क्या हो, वातावरण के अंदर जो ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, इसी क्रिया को क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषण, जिसमें भोजन का उत्पादन होता है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेटिक क्रिया है, ये सभी पादपों के अंदर उपस्थित होती है, क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में होती है, और उपस्थित क्लोरोफिल वर्णक के कारण होती है। ये हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। इस क्रिया में क्या होता है कि जो CO2 और जल का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश एवं पनहरित की उपस्थिति में, ठीक है, ये क्या करते हैं? ग्लूकोज का और वाटर और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, और ये इनका क्या होता है? खाना होता है, जिसको बोला जाता है ग्लूकोज। जब ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज होता है तो वो संचित हो जाता है किसके अंदर? स्टार्च के रूप में। ठीक है, तो पादप अपना भोजन का संचय किस रूप में करते हैं?
स्टार्च के रूप में करते हैं। भोजन का संचय किस रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में करते हैं। और एनिमल जो होते हैं वो किसके रूप में करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा की सहायता से, अब देखो CO2 वगैरह ये तो आ जाती है अपने स्ट्रोमेटा से, जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनके द्वारा। जल जो आ जाता है वो रूट से आ जाता है, जड़ों से आ जाता है। सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिल जाता है, ठीक है। पनहरित ऑलरेडी उपस्थित होता है, ठीक है। पनहरित का काम क्या है? तो ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है। सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण कौन करता है? तो पनहरित करता है। अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक, अच्छा ये CO2 जो है, वाटर जो है वो कैसे अकार्बनिक है? ये कैसे अकार्बनिक है, ठीक है। और इससे ये बना ग्लूकोज जो बना ये कैसा है? कार्बनिक है, यानी ऑर्गेनिक है। कैसा है ये? कार्बनिक है, ठीक है। तो दोनों बनते हैं। अकार्बनिक से क्या बनते हैं? कार्बनिक बनते हैं, ठीक है। तो हरित लवक भोजन का निर्माण में है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि CO2 वाटर की उपस्थिति के कारण ऑक्सीजन CO2 और वाटर की क्रियाओं में क्या हो जाता है? सूर्य और पनहरित की उपस्थिति में ये क्या बना देते हैं? ग्लूकोज के अणु बनाते हैं, ठीक है, जो ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक है, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है? खाना है, ठीक है। अगर ज्यादा हो जाता है तो ये किसमें? स्टार्च के रूप में संचित रहता है। तो भोजन जो होता है वो स्टार्च के रूप में संचित पादपों के अंदर रहता है। अकार्बनिक बता दिया आपको, CO2 और जल, ठीक है। जो प्रकाश संश्लेषण में अभिकारक है, अभिकारक है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पादन अकार्बनिक पदार्थ में ग्लूकोज होता है, ठीक है। इस प्रक्रिया के अंदर जल एवं सहायक उत्पाद का निष्कासन होता है। सहायक में कौन होती है? ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। प्रकाशीय क्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, प्रकाशीय क्रिया ग्रीना में होती है, ठीक है। और अप्रकाशीय क्रिया जो होती है वो स्ट्रोमा में होती है, यानी कुछ भाग जो होता है वो ग्रेना में और कुछ भाग जो होता है वो प्रकाश की उपस्थिति वो कहां पे होनी चाहिए? ग्रेना के अंदर। तो प्रकाशीय मतलब प्रकाश संश्लेषण दो भागों में बांटा गया है, प्रकाशीय और अप्रकाशीय। तो प्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है वो ग्रेना में होती है और अप्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है वो स्ट्रोमा के अंदर होती है। और ग्रेना स्ट्रोमा क्या है, ठीक है, वो आपको मैं बता देता हूं सर। इस तरह का ये आपका ये द्वारी झिल्ली वाला क्या है? कोशिकांग होता है, ठीक है। आप देखोगे तो इसमें ये द्वारी झिल्ली में बना रहा हूं, ये द्वारी झिल्ली है। फिर आप देखोगे इसमें सिक्के जैसी संरचनाएं पाई जाती है इससे, अच्छा। आप देखोगे ये बाहरी झिल्ली है इसकी, बाहरी झिल्ली, ये आंतरिक झिल्ली, ये एक को बोला जाता है थैलेकॉइड, थैलेकॉइड, ठीक है। और बहुत सारे जब थैलेकॉइड हो जाता है तो इस पूरी संरचना को बोला जाता है, इस पूरी संरचना को बोला जाता है ग्रेना, ग्रेनम। और बहुत सारे जब हो जाते हैं तब इसको क्या बोलते हैं? ग्रेनम। ये खाली भाग जो है इसको बोला जाता है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है इसको? स्ट्रोमा बोला जाता है, ठीक है। ये स्ट्रोमा, तो स्ट्रोमा ग्रेना, ये तो यहां पे जो संपन्न होती है वो कौन सी होती है? प्रकाशीय होती है। और इसके अंदर जो संपन्न होती है वो कौन सी होती है? अप्रकाशीय। अप्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है वो स्ट्रोमा में होती है, मतलब खाली भाग जो है लिक्विड जो है, इसमें भी मैट्रिक्स होता है, इसमें भी DNA होता है, इसमें भी RNA होता है, ठीक है। क्लोरोफिल जो होता है वो थैलेकॉइड में होता है, इसमें क्लोरोफिल वो कहां मिलता है अपने को? थैलेकॉइड के अंदर मिलता है, ठीक है। तो अप्रकाशीय जो होती है वो ग्रेना के अंदर, और सॉरी अप्रकाशीय स्ट्रोमा के अंदर, और प्रकाशीय किसके अंदर होती है? ग्रेना के अंदर। थैलेकॉइड के अंदर क्लोरोफिल मिलता है। फिर है तारक का, तारक का की खोज जो की थी वो बेंडेन ने की थी, ठीक है। और सेंट्रोसोम इसका नाम जो था वो थियोडोर बोवरी ने दिया था। इसका मुख्य काम जंतुओं के अंदर ये पाया जाता है और इसका मुख्य काम होता है तर्कु तंतुओं का निर्माण करना। कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण जो होता है वो यही करता है।
पादपों के अंदर ये अनुपस्थित होता है, पादपों के अंदर अनुपस्थित होता है। तो दूसरी चीज, तर्कुतंतु का मतलब क्या होता है, जैसे गुणसूत्र जब कोशिका विभाजन करते हैं तो गुणसूत्र जो होते हैं उनके सेंट्रोमियर से ये तारक का है, ये तारक केंद्र में बदल जाता है, और तारक केंद्र जो होता है वहां पे क्या होता है, एक तर्कुतंतु बनाते हैं, तर्कुतंतु। ठीक है, ये तंतु जो होता है वो किससे जुड़ते हैं, सेंट्रोमियर से, सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं। ठीक है, और सेंट्रोमियर से क्या करते हैं, ये इसको खींचते हैं अपनी ओर अलग अलग पोल पे, तो ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और कुछ जो गुणसूत्र होते हैं वो नीचे की तरफ मूव करते हैं। तो तर्कुतंतुओं का निर्माण जो होता है वो तारकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन पादपों में नहीं होता। तो पादपों में देखो कोशिका विभाजन तो होता ही है। ठीक है, तो इसमें तर्कुतंतु तो होते नहीं है, तो गुणसूत्रों को वो अपोजिट पोल पे कैसे लेके जाएंगे, तो इसमें काम करते हैं कुछ प्रोटीन करते हैं, ये ध्यान रखना। प्रोटीन जो होते हैं वो इसमें हेल्प करते हैं, किसमें, कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन में। केंद्रक के पास तारे जैसी संरचना के रूप में ये पाए जाते हैं, केंद्रक में पास में होते हैं। जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के समय क्या करते हैं, ये तर्कुतंतुओं का निर्माण करते हैं, तंतुओं का निर्माण करते हैं। शुक्राणु की पूंछ का निर्माण भी इसी से होता है। शुक्राणु इसके अंदर जो पूंछ होती है इसका निर्माण भी कौन करता है, ये करता है, सेंट्रोमियर करता है। दो होते हैं, यहां से सेंट्रोमियर जो होता है ये तो इस पूंछ का निर्माण ये करता है। सेंट्रोमियर जो होते हैं वो विभाजित होके, सेंट्रोमियर जो विभाजित होते हैं वो बनाते हैं तारक केंद्र, तारक केंद्र बनाते हैं, तारक काय, तारक काय किस में बदल जाते हैं, तारक केंद्रों के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, तारक केंद्र है। ठीक है, तो एक तारक काय के अंदर कितने, दो तारक केंद्र पाए जाते हैं। मेन इसका काम कोशिका विभाजन के समय होता है। अच्छा, फ्लैजेला और सीलिया, फ्लैजेला एंड सीलिया का निर्माण भी यही करते हैं, निर्माण। फ्लैजेला कसाबिका और सीलिया पक्षमाप जो होते हैं उनका निर्माण भी कौन करते हैं, ये इसके द्वारा ही होता है। फिर नेक्स्ट जो है वो राइबोसोम, कोलाइड ने इसको क्या खोजा था, नामकरण पेलेड ने दिया था, आरएनए में पाया जाता है ये। ठीक है, मेन काम इसका क्या है, प्रोटीन संश्लेषण का। तो देखो ये ईआर पे भी मिलता है, आर पे मिलता है। ठीक है, कोशिका द्रव में भी ये स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, यानी देखो कोशिका द्रव में भी यहाँ पे भी आपको ये राइबोसोम मिलते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम देखो यहाँ पे भी मिल रहे हैं। ठीक है, ईआर के ऊपर आप देखोगे, ठीक है, तो वहां पे भी ये मिलते हैं, ईआर के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे भी मिलते हैं। ठीक है, आप प्लास्टिड में देखोगे तो इसमें भी मिलता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया देखोगे तो इसमें भी मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिल रहा है, प्लास्टिड में मिल रहा है। ठीक है, और कोशिका द्रव में मिल रहा है। ठीक है, ईआर पे मिल रहा है। तो देखो जिन जिन पे मिल रहा है मैंने सबको नोट कर दिया। कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, ईआर पे भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है, और इसके अंदर भी पाया जाता है। इसके अंदर, इन दोनों के अंदर जो होता है वो 70s टाइप का होता है, लेकिन इन दोनों के अंदर जो होता है वो 80s टाइप का होता है। 80s टाइप की दो यूनिट होती है, यानी दो सब यूनिट होती है इसकी, एक तो होती है 40s और एक होती है 60s, और इसकी भी दो यूनिट होती है, एक तो होती है 30s और एक होती है अपने पास में 50s। ठीक है, तो ये दो यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। कोशिकांग के भीतर कोशिकांग है, कोशिकांग के भीतर भी कोशिकांग है। देखो ये कोशिकांग है प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया भी कोशिकांग है, इसके भीतर राइबोसोम है, तो कोशिकांग के अंदर कोशिकांग है। ठीक है, और ये किसके लिए कहा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, और दूसरा कहा गया है ये प्लास्टिड के लिए। आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है, ये मेन काम है। आरएनए और प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम करता है। 70s टाइप का होता है, 80s टाइप का होता है, जो मैं आपको बता चुका हूं। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य है, इसे प्रोटीन का कारखाना या कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। तो कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। कारखाना किसे कहा जाता है या फैक्ट्री किसे कहा जाता है प्रोटीन की, तो राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम आते ही प्रोटीन ध्यान में रखना, माइंड में लाना है कि ये प्रोटीन बनाता है। ठीक है, और क्या मिल रहा है, ये देख लो, ईआर में मिल रहा है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, प्लास्टिड में मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। फिर होता है रिक्तिका, जिसको वैक्यूल बोला जाता है। लीवेनहॉक ने इसको खोजा था। ठीक है, इसके ऊपर झिल्ली को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। बस ये रिक्तिका होती है।
ठीक है, जिसके ऊपर ये झिल्ली होती है इसको क्या बोला जाता है, टोनोप्लास्ट। तो ये कई बार पूछा गया है कि जो रिक्तिका के ऊपर जो झिल्ली होती है उसको क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। पादपों के अंदर देखो उत्सर्जन के लिए कोई तंत्र नहीं पाया जाता, तो पादपों के अंदर उत्सर्जन जो होता है वो इसी माध्यम से होता है, तो इसकी रिक्तिका का आकार बहुत बड़ा होता है और जंतुओं में या तो छोटा होता है या अनुपस्थित होता है, या अनुपस्थित होगा। ठीक है, रिक्तिकाओं के भीतर जल के अतिरिक्त अपशिष्ट पदार्थ, स्रावित पदार्थ इत्यादि का एकत्र देखा जा सकता है। ये कोशिका रस कहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, सेल सेप बोलते हैं, सेल सेप बोला जाता है, कोशिका रस। तो इनके भरा हुआ जो द्रव है उनको बोला जाता है सेल सेप या कोशिका रस कहा जाता है। इसमें अपशिष्ट पदार्थ और स्रावित पदार्थ होते हैं। रिक्तिका अंतःप्रदेश जालिका से उत्पन्न होती है। अच्छा, इसका निर्माण जो होता है वो किससे होता है, ईआर से होता है। किससे होता है, ईआर से होता है। और इनको अलग अलग भागों में बांटा गया। तरल रसदानी, तरल रसदानी होती है जो तरल पदार्थों को क्या करती है, संग्रहण करती है या संचय करती है। ठीक है, वायु जो वायु को संचय करेगी, नाम से पता लग रहा है। संकुचनशील रसदानी फूड को, ठीक है, और खाद्य रसदानी, खाद्य जैसे अमीबा के अंदर होता है, अमीबा के अंदर खाद्य रसदानी बनती है। ठीक है, जो क्या होती है, उसको भोजन को अंदर लेती है, उसका पाचन करती है और उसको वापस निकाल देती है। तो इसकी खोज लीवनहॉक ने की थी। इसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट बोला जाता है। ये अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है पादपों के अंदर। ठीक है, पादपों के अंदर ये बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होने के कारण ये जो केंद्र सेंटर में होना चाहिए था उसको क्या कर देती है, परिधि की तरफ ये खिसका देती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो इसके अंतःप्रदेश रिक्तिकाओं के बारे में है। ये रिक्तिका अलग अलग तरह की होती है, तरल होती है, ठीक है, वायु वाली होती है, संकुचनशील होती है, ठीक है, और खाद्य रसदानी होती है। ठीक है, तो आज जो था वो अपना सेशन इतने तक ही है। कोशिका अंग, सबसे पहला जो था माइटोकॉन्ड्रिया जो था, जिसको खोज जो थी वो कॉलिकर ने की थी। ठीक है, कॉलिकर ने इसको खोजा था। दूसरा आपने ऑर्गेनेज जो पढ़ा, ये संरचना जो थी ये गोल्जी का है। ठीक है, गोल्जी का पैकेजिंग का काम होता है, मॉडिफिकेशन करता है। अंतःप्रदेश जालिका दो तरह की होती है, आरईआर और ईआर। आरईआर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कर देती है, ठीक है, और जो एसईआर होती है वो क्या करती है, वसा का संश्लेषण करती है, स्टेरॉइड हार्मोन वगैरह यह बनाते हैं। लाइसोसोम आत्मघाती थैली, डी डुवे ने इसको खोजा था। लाइसोसोम जो मोनोसाइट न्यूट्रोफिल जो होता है, ये डब्ल्यूबीसी जो होती है वो इस तरह से ये कार्य करता है। इसके अंदर लवक पादपों के अंदर पाए जाते हैं, तीन तरह के होते हैं, वर्णीय, अवर्णीय और हरित लवक। ठीक है, फिर ये वर्णक जो है कैरोटीन है, जेंथोफिल है, लाइकोपिन है और बिटेनिन है। उसके बाद में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है यहाँ पे। ठीक है, प्रकाशीय अप्रकाशीय होती है। ठीक है, प्रकाशीय जो होती है वो किसमें होती है, ग्रेना के अंदर। अप्रकाशीय जो होती है वो किसके अंदर होती है, स्ट्रोमा के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तारक का कोशिका विभाजन में मदद करती है, तर्को तंतुओं का निर्माण करती है, पादपों के अंदर अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो पादपों के अंदर कोशिका विभाजन में मदद कौन करेगा, तर्को तंतुओं का निर्माण प्रोटीन करता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। रिक्तिका जो होती है वो क्या करती है, रसदानी होती है। ठीक है, और ये इसका कार्य जो होता है वो क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करनी है। ये तरल पदार्थ के रूप में, वायु के रूप में, ठीक है, खाद्य दानी के रूप में भी कार्य करती है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, कोई भी जानकारी चाहिए आप इसको ज्वाइन कीजिए।